नमस्कार। आज हमारे पास सीतापुर से एक थोड़ी चौंकाने वाली खबर है। एक शिक्षक हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही विभाग के एक बड़े अधिकारी मतलब बीएसए को बेल्ट से पीटा। मामला काफ़ी गंभीर लग रहा है और जो खबर हमारे पास है वो इसी केस में जो आरोपी शिक्षक हैं ब्रजेंद्र कुमार वर्मा, उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है उस पर है। तो चलिए ज़रा इस खबर को और करीब से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। नमस्कार। हाँ, ये मामला है तो अजीब सा, क्योंकि ये देखिए शिक्षा विभाग के अंदर का ही मामला है। एक टीचर और एक सीनियर ऑफिसर के बीच मतलब मारपीट और हिंसा तक बात पहुंच गई। और जो बात इसे और ध्यान खींचने वाली बनाती है वो ये कि इस टीचर की जमानत अर्जी पहले भी 2 बार खारिज हो चुकी है। अब तीसरी बार सुनवाई होनी है और सुनने में आ रहा है कि इस बार माहौल थोड़ा अलग है। अच्छा, 2 बार जमानत खारिज। ये तो अपने आप में बताता है कि मामला शुरू में कितना सीरियस माना गया होगा। कोर्ट ने मतलब पहले जमानत देना ठीक नहीं समझा तो सीतापुर का मामला टीचर ब्रजेंद्र कुमार वर्मा और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के बीच मारपीट का, और अब तीसरी जमानत सुनवाई। आपने कहा कि माहौल बदला हुआ है, वो क्या है खास बात, किस वजह से? जी, वो जो बदलाव है ना वो पुलिस की जांच से जुड़ा है, जिसे हम विवेचना कहते हैं। तो खबर ये है कि पुलिस ने अपनी जांच में पाया है या शायद एक नतीजे पर पहुंची है कि जो सबसे संगीन इल्जाम था, मतलब जानलेवा हमला करने का, उसके लिए पुलिस को ना काफी सबूत नहीं मिले हैं, पुख्ता सबूत जिसे कहते हैं। और ये जानकारी बहुत बहुत अहम है। इसका सीधा असर हो सकता है जमानत की सुनवाई पर। ओह अच्छा, तो पुलिस को जानलेवा हमला मतलब वो जो धारा 307 होती है उसके सबूत नहीं मिले। ये तो वाकई एक बड़ा मोड़ है इस केस में, क्योंकि आमतौर पर जब इतने गंभीर आरोप होते हैं तब तो जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या ये माने कि जो शुरू में तस्वीर दिख रही थी वो पुलिस जांच के बाद थोड़ी मतलब बदल गई है, आरोप शायद उतने सीरियस नहीं निकले? देखिए, कानूनी नजरिए से अगर समझें तो जानलेवा हमला यानी आईपीसी की धारा 307 ये हत्या की कोशिश का मामला बनता है। ये बहुत ही गंभीर अपराध है और इसमें जमानत मिलना वाकई मुश्किल होता है। अदालतें बहुत सावधानी बरतती हैं। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि पिछली 2 बार जब जमानत खारिज हुई तो सरकारी वकील ने इसी धारा पर जोर दिया होगा, मामले की गंभीरता बताई होगी और अदालत को लगा होगा कि भाई आरोपी को बाहर छोड़ना ठीक नहीं है, शायद जांच पर असर डाले या समाज के लिए खतरा हो, ऐसा कुछ। हाँ, ये बात तो सही लगती है। मतलब हत्या की कोशिश का इल्जाम हो तो कोर्ट का रवैया सख्त होना ही है। लेकिन अब अगर पुलिस जो खुद जांच कर रही है वो कह रही है कि इस धारा के लायक सबूत ही नहीं है, तब तो पूरा मामला ही बदल जाता है ना। कोर्ट का नजरिया भी बदल सकता है अब। हाँ, बिल्कुल। इसकी संभावना तो काफी बढ़ जाती है। देखिए, अदालतें जब जमानत पर फैसला करती हैं तो कई चीजें देखती हैं, जैसे अपराध कितना गंभीर है, क्या आरोपी भाग सकता है, सबूतों से छेड़छाड़ तो नहीं करेगा, गवाहों को डराएगा तो नहीं, और सबसे जरूरी, जांच एजेंसी क्या कह रही है, क्या सबूत मिले हैं। तो जब जांच एजेंसी ही कह रही है कि सबसे गंभीर वाली धारा के सबूत नहीं है, तो कोर्ट के लिए जमानत ना देने का एक बड़ा कारण तो कमजोर हो गया ना। तो क्या ये मान लें कि अब मामला शायद सिर्फ मारपीट या चोट पहुंचाने जैसी धाराओं का रह गया है? और अगर ऐसा है तो क्या उन धाराओं में जमानत मिलना आसान होता है? इसके मुकाबले मतलब हाँ, अगर 307 हट जाती है तो मामला शायद मारपीट 323 या गंभीर चोट 325 या सरकारी काम में बाधा 353 ऐसी धाराओं में चलेगा। ये भी गंभीर है, ऐसा नहीं है, खासकर जब सरकारी अफसर पर ड्यूटी के दौरान हमले की बात हो। लेकिन हाँ, ये 307 जितनी संगीन नहीं मानी जाती और इनमें जमानत मिलने की उम्मीद ज्यादा रहती है। जमानत का एक मूल सिद्धांत भी है ना कि जमानत नियम है, जेल अपवाद। मतलब जब तक जुर्म साबित ना हो, किसी को बेवजह जेल में क्यों रखना, अगर वो बाहर रहकर केस में कोई अड़चन नहीं डाल रहा है। और जो खबर हमारे पास है वो भी तो यही कह रही है ना। उसमें साफ लिखा है कि पुलिस जांच के इस नतीजे के बाद शनिवार को सुनवाई के दौरान जमानत अर्जी स्वीकार होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, बल्कि जांच के नतीजे पर टिकी हुई एक उम्मीद है। ये भी अपने आप में काफी अहम है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप। शुरू में जो एफआईआर होती है या जो आरोप लगते हैं वो अक्सर घटना के फौरन बाद के माहौल, सुनी सुनाई बातों या पहली नज़र में जो दिखा उस पर आधारित हो सकते हैं। उसमें गुस्सा, इमोशंस, थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बातें, ये सब हो सकता है। लेकिन पुलिस जांच का काम ही है
ठंडे दिमाग से फैक्ट्स को देखना, सबूत इकट्ठा करना, गवाहों से बात करना और फिर एक लॉजिकल नतीजे पर पहुंचना। जमानत की सुनवाई इन्हीं फैक्ट्स और सबूतों पर होती है, ना कि सिर्फ शुरुआती आरोपों के शोर पर। तो एक तरह से पुलिस जांच ने फिल्टर का काम किया है। जो शुरुआती आरोपों की गर्मी थी, उसे छानकर जो तथ्य निकले वो कोर्ट के सामने रखे जा रहे हैं। और इस प्रक्रिया में वो सबसे गंभीर वाला आरोप वो फिलहाल टिकता हुआ नहीं दिख रहा। जी बिल्कुल, जांच का मकसद ही यही है, फैक्ट्स को आरोपों से अलग करना। पर हाँ, एक बात और याद रखनी चाहिए, पुलिस जांच का ये नतीजा जमानत के लिए तो बहुत अहम है, लेकिन ये केस का आखिरी फैसला नहीं है। जो सरकारी वकील हैं वो कोर्ट में अभी भी बहस कर सकते हैं कि भले 307 के सबूत ना हो, लेकिन बाकी आरोप भी कम गंभीर नहीं है, खासकर इसलिए कि एक टीचर ने अपने सीनियर अफसर पर हाथ उठाया है। ये अनुशासन का, सिस्टम का सवाल है, तो जमानत नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, ये भी एक एंगल है। बीएसए पर हमला भले ही जानलेवा ना हो, लेकिन शिक्षा विभाग जैसी जगह पर इसे हल्के में तो नहीं ले सकते। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोर्ट जमानत दे पर कुछ शर्तें लगा दे, जैसे शहर से बाहर नहीं जाना या गवाहों से दूर रहना? हाँ, निश्चित तौर पर। अगर अदालत जमानत देने का फैसला करती भी है तो आमतौर पर शर्तें लगाई ही जाती हैं। आरोपी को जमानत बॉन्ड भरना होता है, उसे कहा जा सकता है कि भाई जांच में सहयोग करना है, गवाहों को डराना धमकाना नहीं है, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी, कोर्ट की इजाजत के बिना शहर या देश से बाहर नहीं जाना है। कभी कभी तो थाने में हाजिरी लगाने को भी कहा जाता है। इन शर्तों का मकसद यही होता है कि आरोपी मुकदमे के दौरान मौजूद रहे और केस ठीक से चले। तो मतलब अगर हम सारी बात को समेटें तो स्थिति ये है। सीतापुर में एक टीचर पर बीएसए से मारपीट का आरोप। मामला सीरियस था, 2 बार जमानत नहीं मिली, लेकिन अब पुलिस जांच में आया है कि जानलेवा हमले यानी धारा 307 के पक्के सबूत नहीं है। इस नई जानकारी के आधार पर अब तीसरी सुनवाई में टीचर को जमानत मिलने की उम्मीद काफी बढ़ गई है। हालांकि आखिरी फैसला कोर्ट का होगा और जमानत मिली भी तो शायद शर्तों के साथ। हाँ, आपने बिल्कुल सही तरीके से पूरी स्थिति को सामने रखा है। ये मामला हमें दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया के अलग अलग पड़ाव क्या होते हैं और उनमें जांच कितनी जरूरी होती है। शुरू के आरोप, फिर जांच के नतीजे और फिर अदालत का अपना विवेक, ये सब मिलकर ही तय करते हैं कि न्याय किस दिशा में जाएगा। और ये भी कि जमानत मिलना या ना मिलना ये सिर्फ मुकदमे के दौरान आरोपी की आज़ादी तय करता है, उसके दोषी या निर्दोष होने का सर्टिफिकेट नहीं होता। मुकदमा तो अभी चलेगा, गवाही होगी, जिरह होगी, सबूत देखे जाएंगे। यहाँ एक और बात दिमाग में आ रही है। अक्सर जब ऐसी कोई घटना होती है ना, खासकर जिसमें हिंसा हो या किसी अफसर पर हमले की बात हो, तो शुरुआती खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं और लोगों के मन में एक राय बन जाती है। लेकिन जो पुलिस जांच है या कोर्ट की कार्रवाई है वो धीरे धीरे चलती है। इस मामले में भी शायद ऐसा ही हुआ है। शुरू में जो गंभीरता दिख रही थी और अब जांच के बाद जो सामने आ रहा है उसमें थोड़ा फर्क है। ये बहुत ही ज़रूरी बात उठाई आपने। अक्सर जो शुरुआती रिपोर्टिंग होती है, चाहे वो मीडिया से आए या सोशल मीडिया से, वो उस वक्त मौजूद जानकारी और बयानों पर आधारित होती है। उसमें कई बार सनसनी का पहलू भी जुड़ जाता है। लेकिन जो गहरी जांच होती है, जिसमें वक्त लगता है, वो कई बार एक अलग ही तस्वीर सामने लाती है। ये मामला हमें याद दिलाता है कि किसी भी घटना पर फौरन किसी नतीजे पर नहीं कूदना चाहिए, खासकर जब कानूनी प्रक्रिया चल रही हो। तो इस पूरे मामले से हम क्या समझ सकते हैं? एक तो ये कि कानूनी प्रक्रिया थोड़ी पेचीदा है और इसमें वक्त लगता है। दूसरा ये कि शुरू के आरोपों और बाद के तथ्यों में फर्क हो सकता है। हाँ, और ये भी कि जमानत का फैसला केस का आखिरी फैसला नहीं है। ये सिर्फ मुकदमे के दौरान आरोपी की स्वतंत्रता से जुड़ा एक अंतरिम उपाय है। इसके अलावा ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि एक सिस्टम के अंदर, जैसे यहाँ शिक्षा विभाग है, ऐसे टकराव क्यों बढ़ जाते हैं कि बात मार पीट और कोर्ट कचहरी तक आ जाए। हालांकि ये खबर हमें इसका जवाब नहीं देती कि ये सब हुआ क्यों, लेकिन ये घटना ऐसे सवाल तो खड़े करती ही है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये मामला भी एक अहम मोड़ पर है। जमानत मिलने की संभावना तो बढ़ गई है, लेकिन असली कहानी तो मुकदमे में ही सामने आएगी, जब दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें और सबूत रखेंगे। हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये खबर सिर्फ जमानत अर्जी की सुनवाई तक ही सीमित है। घटना के पीछे के कारण क्या थे या इसका और क्या असर हुआ, ये सब इसमें नहीं है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए ये भी है, जब हम ऐसी खबरें पढ़ते या सुनते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर आरोपों की गंभीरता के हिसाब से बन जाती है।
लेकिन क्या हम उतनी ही दिलचस्पी से बाद में आने वाले जांच के नतीजों या अदालती कार्यवाही पर ध्यान देते हैं? ये मामला एक उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे धैर्य से की गई जांच शुरू की धारणाओं को बदल सकती है या कम से कम उनमें सुधार कर